And the last of the times, in fact, we just started with the discussion of the subject of tax. It was just a starting. हमने ऐसा कहा था कि हमारे सिलेबस में ग्रुप 1 में 4 पेपर्स हैं. फोर्थ पेपर इज द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन. एंड टैक्सेशन में दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का है. और इनकम टैक्स एक ही टैक्स है जो हमको डायरेक्ट टैक्स में पढ़ना है, और इनडायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स ही पढ़ना है, जीएसटी. आई विल बी टेकिंग अप द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स. उसके बाद उसके बाद मैंने ये बताया था कि दुनिया भर के सभी देशों को लॉ में दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. दुनिया के कई देश होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सिविल लॉ कंट्रीज, जहां पर रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होता है. लाइक इंडिया इज अ सिविल लॉ कंट्री, वी हैव अ रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ. और कुछ देश होते हैं जो कॉमन लॉ कंट्रीज होते हैं, जहां पर कॉमन सेंस और लॉजिक पर लॉ आधारित होता है, वहां पर कोई रिटन एंड कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ नहीं होता है. इनफैक्ट दुनिया भर में सबसे पहले रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ जो इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज डन बाय नेपोलियन. ही वाज द पायोनियर जिनका कहना था कि रिटन और कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होना चाहिए, क्योंकि ओरल लॉ में या कॉमन सेंस पे अगर लॉ चलता है तो वहां पर राजा पर हमने सब छोड़ दिया कि वही न्याय करेगा, और उससे कई बार अन्याय हो जाता है. कई बार लोगों को लगता है कि मेरे साथ कुछ किया, किसी और के साथ कुछ किया. तो अगर रिटर्न कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ रहेगा तो लोगों को क्लैरिटी रहेगी कि क्या सही है और क्या गलत है. लॉ सबके लिए बराबर रहेगा. मैं अगर गुनाह करता हूं तो मुझे भी उतनी ही सजा होगी, कोई और गुनाह करता है तो उसे भी उतनी ही सजा होगी. और अपने आप में लिखित कानून विल एक्ट एज अ डेटरेंट, इट विल एक्ट एज अ रिस्ट्रिक्शन. कि अगर मैं गलत करता हूं तो पहले से मुझे पता है, क्योंकि कानून में लिखा है, मुझे पहले से पता है कि यह गुनाह है और इसको करने की कितनी सजा है. सो दैट इज व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लास. एंड इंडिया में क्योंकि वी वर द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो देयरफॉर हमने रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ अडॉप्ट किया. हम जिनके गुलाम थे उनके यहाँ पर उन्होंने रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ अडॉप्ट किया था, तो उनसे ही हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया. और उन्होंने भी ये सिस्टम लैटिन कंट्रीज से अडॉप्ट किया था. तो अल्टीमेटली इंडिया का जो रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ या दुनिया भर का जो रिटन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. इसीलिए कई बार लैटिन वर्ड्स हमको हमारे लॉ में मिलते हैं. फिर इंडिया का जो कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है, हमें पता है कि इंडिया में कोडिफाइड रिटर्न सिस्टम ऑफ लॉ है. और इंडिया का जो कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है उसको हम ब्रॉडली दो ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, लॉ की ब्रांचेस, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ लॉ जहां पर कोई बिजनेस और ट्रांजेक्शन्स और प्रॉपर्टी से संबंधित कानून होते हैं. और क्रिमिनल लॉ इज द ब्रांच ऑफ द लॉ जहां पर कोई गुनाह से संबंधित कानून होते हैं. ठीक है. इनफैक्ट हिंदी में कभी आपने सुना हो तो कई वकील होते हैं, वकीलों में होते हैं ऐसे क्लासिफिकेशन कि साहब वो दीवानी मामले करते हैं या ये फौजदारी मामले करते हैं. तो हिंदी में क्रिमिनल लॉ को वो लोग फौजदारी मामले कह देते हैं, और दीवानी मामले मतलब सिविल लॉ. सो सम लॉयर्स प्रैक्टिस ऑन सिविल साइड एंड सम प्रैक्टिस ऑन द क्रिमिनल साइड. नाउ सिविल लॉ जो है उसमें भी कई तरह के सब्जेक्ट्स पर लॉ है, क्योंकि लॉ तो इतना बड़ा फील्ड है, हर चीज पर कानून है. और बिजनेस से संबंधित लॉ है, ट्रांजैक्शन से संबंधित लॉ है, प्रॉपर्टी से संबंधित लॉ है, कई चीजों से संबंधित लॉ है. और ऐसे ही टैक्स से भी संबंधित कानून होता है. टैक्स से जो संबंधित कानून है उसमें हमने कहा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है लॉ के. सो वी हैव डायरेक्ट टैक्सेस, वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स में इनफैक्ट कुछ एग्जाम्पल कल मैंने आपसे ही पूछे थे, तो आपने बताया डायरेक्ट टैक्स होता है वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल आप ही से पूछे थे तो आपने बताया जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स किसी ने कहा था, मैंने लिखा नहीं, और सर्विस टैक्स, वैट, ऑक्ट्रॉय, ऐसे कुछ इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल बताए गए थे. तो दिस इज यू कैन से व्हाट वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे. फर्दर कल हमने ये भी बात की थी कि व्हाई डू वी हैव टैक्सेस. क्योंकि
सवाल यह है कि टैक्स का कानून तो है, पर टैक्स की जरूरत ही क्यों? तो उसका वन ऑफ द रीजंस व्हिच वाज गिवन इज टैक्स इसलिए होता है ताकि अमीरों से पैसा लिया जा सके और गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज किया जा सके, जिसको हम लोग कॉमन लॉ में कहते हैं इक्विटी। इक्विटी का सिद्धांत ये है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो जो गरीब है उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, वो उतने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो उनके साथ न्याय तभी हो पाएगा जब हम उनको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दे पाए। तो उनके बेनिफिट के लिए पैसा खर्च करते हैं हम, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। हमने सुना बहुत बार होगा कि टैक्स अमीरों पे लगता है, जैसा कि कल भी मैंने कहा था। तो वी हैव द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, इसलिए टैक्सेस होते हैं। दूसरा रीजन ये बताया गया था टैक्स क्यों होते हैं का, कि टैक्स इसलिए होते हैं क्योंकि देश चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत है। देश चलाना है, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, और वो खर्चे कहाँ से होंगे? तो ऑब्वियसली वो खर्चे करने के लिए वी नीड टू हैव टैक्सेस, एंड देयरफॉर वी हैव टैक्सेस। और तीसरा किसी ने रीजन बताया था कल कि साहब टैक्सेस इसलिए होते हैं ताकि रिफॉर्म्स किए जा सके। ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था। मैंने बताया कि देखिए सरकार ऐसा कहती है कि हम सबसे इनकम टैक्स लेंगे, पर जो कुछ अच्छा कर रहा है, जैसे जो एग्रीकल्चर कर रहा है, उससे इनकम टैक्स नहीं लेंगे, या जो पावर जनरेशन का काम कर रहा है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, अगर सरकार की प्रायोरिटी ये सब सेक्टर्स हैं, तो हम इनसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे। सरकार ने कह दिया कि साहब हम अगरबत्ती और से कैंडल्स पर जीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि अगरबत्ती मंदिरों में यूज होती हैं, कैंडल्स चर्च में यूज होते हैं, तो रिलीजियस काम में ये यूज होते हैं, अच्छा कार्य है ये, तो इसके लिए हम जीएसटी माफ कर देंगे। तो द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी विल बी चैनलाइज टूवर्ड्स दीज टाइप ऑफ थिंग्स। व्यापारी ये सोचेगा कि अपन वही काम करते हैं जिसमें टैक्स ना लगे, क्योंकि उसमें उसको फायदा ज्यादा होने वाला है। अगर मुझे इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो मैं वही बिजनेस करूंगा। तो गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस लगाती है कि अदरवाइज तो टैक्स लगेगा, बट इन चीजों पर टैक्स नहीं लगेगा। एंड लास्टली व्हाट आई सेड इज कि दुनिया के सभी देशों में वैसे तो टैक्सेस होते हैं, 194 कंट्रीज हैं करीब करीब दुनिया में, तो वहाँ पर हर देश में वी हैव टैक्सेस। और स्टिल कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर टैक्सेस नहीं होते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स जीएसटी कुछ भी नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर से जीएसटी नहीं है, इनकम टैक्स है, या इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी है। तो मोस्ट सम कंट्रीज आर देयर, करीबन 40 ऐसे देश हैं जहाँ पर, जिनको हम लोग कहते हैं टैक्स हेवन, राइट, ऐसे देश जहाँ पर टैक्स नहीं होता है। अब एक सवाल कल ही के डिस्कशन में अधूरा मैंने छोड़ दिया था, और वो ये था कि व्हाई डू कंट्रीज बिकम टैक्स हेवन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अ टैक्स हेवन? तो लेट मी स्टार्ट माय डिस्कशन फ्रॉम दिस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अ टैक्स हेवन? सो एनीबडी हैविंग द आंसर? अभी देखो टैक्स होता क्यों है ये अपने को पता है, तो वो देश टैक्स क्यों नहीं लेते हैं, शायद इसी से आंसर इमर्ज हो। यस, इफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए वो देश टैक्स हेवन बन जाते हैं। बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपकी बात को, आपने कहा वो बिल्कुल सही है। यस, सरप्लस है, वही टैक्स चाहिए देश चलाने के लिए, और उनको देश चलाने के लिए दूसरे रिसोर्सेज हैं, सो देयरफॉर बिकॉज दे हैव अदर रिसोर्सेज, देयरफॉर दे बिकम टैक्स हेवन, राइट? दे हैव अदर रिसोर्सेज फॉर जनरेटिंग देयर रेवेन्यू। सरकार को टैक्स पे रिलाई नहीं करना है। और कोई चीज, अगर आप टैक्स माफ कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि शायद लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, शायद, तो इसलिए दे बिकम टैक्स हेवंस। यस, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और अगर मान लो हमने दुबई, ओके, अगर जैसे मान लो चाइना ने टैक्स लगाना चालू कर दिया, चाइना में तो होता ही है इनकम टैक्स, पर से चाइना ने पहले एग्जम्प्ट था कुछ एरिया वहां पे, अब टैक्स लगाना चालू कर दिया, तो कंपनीज चाइना से शिफ्ट हो जाएंगी। वो कहेंगे चाइना में इनकम टैक्स लग रहा है पर सिंगापुर में नहीं लग रहा है, तो हम सिंगापुर चले जाते हैं।
ऐसा शायद आपका कुछ कहना है कि अगर हम टैक्स लगा देंगे तो लोग दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएंगे, बिजनेस मतलब कंपनीज। जो आपने भी कुछ कहा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए टैक्स हेवन बन जाते हैं लोग दूसरी कंट्रीज के। आई कुड नॉट हियर यू, दूसरी कंट्रीज का। ओके, दूसरी कंट्रीज के सिटीजन का ब्लैक मनी सेव करने के लिए टैक्स हेवन बन जाते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड के लिए कहते हैं भैया स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन है, क्यों? क्योंकि स्विस बैंक में पैसा जमा करो, कहीं टेररिज्म करके भी वहां पैसा जमा कर दो तो पूछने वाला तो कोई है नहीं वहां। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन। गुड, आई हैव गॉट ऑलमोस्ट ऑल द आंसर्स व्हाट आई वांटेड। सो कंट्रीज टैक्स हेवन क्यों बनती है, राइट? वन ऑफ द रीजन इज प्रोबेबली दे आर अ सरप्लस इकोनॉमी, दे आर अ सरप्लस इकोनॉमी। सरप्लस इकोनॉमी का मतलब होता है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, देश चलाने के लिए उनको टैक्स पे रिलाय करने की जरूरत नहीं। जो आपने बताया, जैसे हम दुबई का एग्जांपल लें, तो दुबई में क्या है कि उनके पास एक इतना अच्छा रिसोर्स है जिसको वो कंट्रोल करते हैं। जितनी भी ऑयल कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्स है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऑयल प्राइजेस को फ्लक्चुएट करके जितनी भी उनको पैसे की जरूरत है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए अक्सर जो ऑयल कंट्रीज हैं वो टैक्स हेवन बन जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नीड टैक्स टू रन देयर कंट्री। वो तो मतलब उनको लगता है कि अभी अपने को एक सड़क पे हीरे बिछाने हैं, ठीक है, डायमंड एम्बेडेड सड़क बनानी है, तो थोड़ा सा ऑयल प्राइजेस बढ़ा देंगे वो, तो एक या दो तीन सड़क और बना लेंगे वो डायमंड की, उनको कोई चिंता नहीं है। सो राइट, they don't rely on taxes to run their country. That is one thing. Second reason, why do countries become tax heaven? uh, that reason given by some students, that reason is to promote foreign investment, to promote foreign investment. Now how do they promote foreign investment? By this I'll explain this. Now फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्रमोटेड समथिंग लाइक दिस, कि से अगर कोई देश है और जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आज से कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड की बहुत बुरी हालत थी। वहाँ पर क्या था कि कोई खास ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, सब गरीबी थी। अपन कोई अफ्रीकन कंट्री का भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं आज के समय, तो ज़्यादा कोई ऐसा नहीं था। चाइना का भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, आज से 30-40 साल पहले हालत अच्छी नहीं थी। अब चाइना की इकोनॉमी में कोई ग्रोथ ही नहीं है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है, राइट? स्विट्जरलैंड, चाइना, ऑल दीज कंट्रीज ऐसे ही चल रहा है। अचानक से कैसे ये डेवलप हो गए? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक साइकिल को चलाने के लिए, क्योंकि लोग गरीब हैं, पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी गरीब हैं, उनके पास भी पैसे नहीं है, तो इकोनॉमी नहीं चल रही। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कह दिया कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आए, हमारे देश में फैक्ट्री खोले, और हमारे देश में आपको हम टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको एनकरेजमेंट ये दे रहे हैं दैट देयर विल बी नो टैक्स। अब जब हम ये टैक्स इंसेंटिव दे देंगे, तो बहुत बड़े मल्टीनेशनल्स की अपन बात कर रहे हैं, मान लो आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट और कोका कोला, एप्पल, इस तरह की कंपनीज हैं। अब इन कंपनीज को चॉइस, वो दुनिया के किसी भी देश में अपना सेटअप कर सकते हैं। सो दे कैन ऑल्सो डू दी सेटअप इन इंडिया, दे कैन ऑल्सो डू दी सेटअप इन चाइना। उन्होंने कहा कि इंडिया में अगर हम इंडस्ट्री खोलते हैं तो हमको 30% इनकम टैक्स लगेगा, किसी और देश में जाते हैं तो कहीं 25%, कहीं 40% इनकम टैक्स लगेगा, बट से चाइना में या स्विट्जरलैंड में हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हमको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो बढ़िया है, अपन चाइना में इंडस्ट्री सेटअप करो, टैक्स फ्री है वहां पर। कई सारी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चाइना में एंड सिंगापुर एक्सेट्रा में सेटअप किया। वहां पर जो लोकल लोग थे चाइना के, उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, उनके पास पैसे आए, पैसे आए तो परचेजिंग पावर आई, खर्चा करने के पैसे आए, तो परचेजिंग पावर आई तो इकोनॉमी में डिमांड हुई, गुड्स की डिमांड हुई तो और कंपनीज आई जिन्होंने मैन्युफैक्चर करना चालू किया, सप्लाई चालू हो गया चीजों का।
उनके पास पैसा आया तो उनके बच्चों को एजुकेशन मिल पाया, वो और अच्छा एम्प्लॉयमेंट कर पाए या और अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कर पाए, और ऐसा करके और कंपनीज वहां पर अट्रैक्ट हुई. सो दिस इज अ इकोनॉमिक साइकिल विच स्टार्टेड. तो कई सारे देश जो हैं वो अपने देश में शायद उनके यहाँ अब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है. ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत गरीब हैं, पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है. इकोनॉमी अब सैचुरेट हो गई उनकी. अब उनको अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है उनको, तो उनके पास एक ही रास्ता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए. फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पर नए बिजनेस चालू होंगे, नए एम्प्लॉयमेंट होंगे, और इकोनॉमिक साइकिल चालू हो जाएगा. एंड विद दिस मेनी कंट्रीज बिकम टैक्स हेवन. चाइना का एक एरिया है, अगर आपको पता हो तो, चाइना में एसईजेड्स होते हैं. एसईजेड शब्द आपने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं. तो वैसे अपने यहाँ है, वैसे वहाँ भी हैं. तो उन्होंने वहाँ पर टैक्स हेवन क्रिएट कर रखे हैं. वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है. इंडिया में भी टैक्स हेवन है टू दैट एक्सटेंट. एसईजेड में आपको टैक्स नहीं लगता है. तो इंडिया भी एक टैक्स हेवन है, क्योंकि वहाँ पर आप जाओ, इंडस्ट्री सेटअप करो, आपको टैक्स नहीं लगेगा. दैट वाज द आइडिया. This is how some countries become tax havens to encourage foreign investment. एक और रीजन, मतलब रीजन तो नहीं कहूंगा, पर कई देश जो टैक्स हेवन बनते हैं उनके ऊपर ऐसा एक एलिगेशन लगता है. एलिगेशन मतलब उनके खिलाफ ऐसा कई लोग कहते हैं कि ये तो गलत कर रहे हैं. जो भी टैक्स हेवन बनते हैं उनके खिलाफ ऐसा कहा जाता है कि ये लोग टैक्स हेवन इसलिए बने क्योंकि टेररिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं. टैक्स हेवन बनना गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा, जैसे किसी ने कहा स्विस बैंक, स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है, और स्विस बैंक में क्या होता है, उन्होंने स्विट्जरलैंड में टैक्स हेवन है, वहां पे पैसा जमा करो, इनकम टैक्स नहीं लगता है. राइट, ब्याज पर कोई इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. प्लस वहां की बैंक ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, और वो पॉलिसी है सीक्रेट अकाउंट, कि आप हमारी बैंक में अकाउंट खोलो, और हमसे कोई भी पूछेगा कि ये किसका अकाउंट है तो हम बताने से मना कर देंगे. राइट, वहां पे कंसेप्ट होता है सीक्रेट अकाउंट का, कि हम हमारे यहाँ अकाउंट खोलो, हम नहीं बताएंगे कि ये किसका अकाउंट है. कोई भी डिपार्टमेंट पूछे, कोई गवर्नमेंट पूछे, वी विल नॉट डिस्क्लोज इट. तो जितने भी टेररिस्ट हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, राइट, पॉलिटिशियंस हैं, उनके कई सारे इस तरह से पैसे वहां जमा हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई पूछने वाला नहीं है. और इसीलिए कई बार टैक्स हेवन्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि कई देश इसलिए टैक्स हेवन बन गए ताकि वो सब इस तरह की इलीगल एक्ट को प्रमोट कर सके, टेररिस्ट को, करप्शन को प्रमोट कर सकें. राइट, ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट शायद प्रमोट नहीं करना चाहेगी, ऑफिशियली तो कोई नहीं चाहेगा कि हम तो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, पर गवर्नमेंट के कई हिडन एजेंडाज होते हैं. अरब कंट्री है कोई, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि अपने को तो टेररिज्म को प्रमोट करना है. तो इस हिडन एजेंडा के अंदर दे माइट हैव बिकम अ टैक्स हेवन, ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन होता है. मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, कई सारी कंट्रीज पे इस तरह का एलिगेशन होता है. तो ये कुछ बात हुई व्हाई कंट्रीज बिकम टैक्स हेवंस. राइट, एंड दुख की बात ये है कि इंडिया पूरी तरह से टैक्स हेवन नहीं है. अगर होता तो कितना अच्छा होता, कोई इनकम टैक्स नहीं होता, सीए इंटर में 60 मार्क्स का अपने को नहीं पढ़ना पड़ता, मतलब पूरा 100 मार्क्स का ही नहीं पढ़ना पड़ता, टैक्स ही नहीं होता, तो अपना वो बच जाता, और फाइनल में तो और 200 मार्क्स का बच जाता. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज नॉट अ टैक्स हेवन, एंड देयरफॉर वी हैव टैक्सेस, एंड देयरफॉर वी हैव टू स्टडी इट इन द सीए कोर्स. इसलिए अपने को पढ़ना पड़ेगा अभी. अब देखो, हमने ये अभी तक समझा कि व्हाई डू वी हैव टैक्सेस. Now the next question comes out is, taxes are of two types. They can be classified into two categories, that is direct tax and indirect tax. So now I will talk about what is a direct tax and what is an indirect tax. So let me ask you, if you know it, what is a direct tax? What is indirect tax? Yes. Impact of tax and incidence of tax
अगर सेम पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट टैक्स, ऐसा आपने कहा। और यस, लेवी एंड बर्डन ऑफ टैक्स, ओके, यू हैव अ डिफरेंट वर्डिंग्स फॉर इट, कुछ कुछ बात वही है शायद। लेवी एंड बर्डन ऑफ टैक्स, if they are on the same person, they are direct tax. And indirect tax is a tax वहां जहां पर levy is on a different person and burden is on a different person. That is what probably you mean to say. ठीक है। और कुछ, right, some of the answers I have got right now is direct tax वो होता है जहां पे the burden of tax cannot be shifted. Direct tax is a tax where the burden of tax cannot be shifted. That is a direct tax. Uh, Direct tax is paid directly by that person to the government. That is another answer which we can have. अब देखो, मैं आप ही की उसको लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो यहाँ पर मैंने लिखा अभी उसी तरीके से मैं बताता हूँ, क्योंकि this can be the most precise way of understanding what is a direct and indirect tax. There are two things. One you said is the levy of tax. लेवी को हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये टैक्स किस पर लग रहा है, ये टैक्स किसको भरना है, ठीक है, दैट इज लेवी। और बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स यू कैन ऑल्सो से द इंपैक्ट ऑफ टैक्स। मतलब ये टैक्स किसकी जेब से जाएगा, ठीक है। बर्डन मतलब टैक्स का बोझ किस पर आएगा, ये टैक्स किसकी जेब से जाएगा। अगर टैक्स जिसको भरना है उसी की जेब से टैक्स जाएगा तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। टैक्स जिसको भरना है अगर उसी की जेब से टैक्स जाएगा, सो दैट इज बेसिकली अ डायरेक्ट टैक्स। पर अगर टैक्स किसी और को भरना है और वो किसी और की जेब से जाएगा तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे हमने कहा इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, तो व्हाई इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, समझो। मैंने मान लो साल भर अभी टीचिंग किया और भी जो मैं वर्क करता हूँ वो किया, और साल में 10 लाख रुपए कमाए। ये जो 10 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स लगता है इनकम पे जो मैंने कमाए। ये 10 लाख रुपए पे से 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स बन गया। ये 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसे, मुझे है, क्योंकि ये 10 लाख मैंने कमाए तो ये टैक्स भरने की जिम्मेदारी मुझे है। और ये 2 लाख रुपए मेरी ही जेब से जाएगा, मुझे अपने इसी 10 लाख रुपए में से ये 2 लाख भरने हैं। सो यह टैक्स की लेवी, मतलब ये टैक्स मुझसे लिया जाएगा और यह टैक्स मेरी ही जेब से जाएगा। सो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स बिकॉज द लेवी ऑफ टैक्स इज ऑन मी एंड द बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन मी। मैंने पैसा कमाया, मुझे टैक्स भरना है, मेरी जेब से जाएगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। ऐसे ही वेल्थ टैक्स होता था, अब तो खत्म हो गया वेल्थ टैक्स, पर ऐसे ही वेल्थ टैक्स होता है कि साहब मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी क्योंकि मेरे पास है इसलिए मुझे वेल्थ टैक्स देना है। यह टैक्स मेरी ही जेब से जाएगा और मुझे ही भरना है, तो इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, कल आपने नाम लिए थे उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, तो प्रॉपर्टी मेरी, उस प्रॉपर्टी पे टैक्स मुझे लगेगा और टैक्स मुझे भरना है। टैक्स मेरी ही जेब से जाएगा और मुझे भरना है, सो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। So these are direct taxes where the burden and the levy is on the same person, right? Indirect tax का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे जीएसटी या सर्विस टैक्स होता था पहले, या वैट, या राइट एक्साइज ड्यूटी, ऑल दिस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इवन स्टैम्प ड्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो होता क्या है, जैसे अपन कोई भी दुकान पर गए, अपन ने गुड्स खरीदे, तो अपने को जीएस वो बिल आता है, बिल में जीएसटी लिखा आता है। थिंक अबाउट इट, आप रेस्टोरेंट गए अभी
और रेस्टोरेंट में जाके आपने 2000 रुपए का बिलिंग हुआ. यू आर द कस्टमर and the restaurant is the seller of the services, right? He is selling the services or goods. food sell कर रहे हैं वो, या वो services दे रहे हैं. अब जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली इसलिए लगते हैं क्योंकि उस व्यक्ति की परचेजिंग पावर बहुत है, वो परचेजिंग कर सकता है, खर्चा कर सकता है. इनकम टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि मैं इनकम कमा रहा हूं. अमीरों पे टैक्स लगता है ना, तो अमीर का एक क्राइटेरिया वो है, जो ज्यादा पैसा कमाता है वो अमीर है. तो मैं क्योंकि ज्यादा पैसा कमाता हूं इसलिए मेरे को इनकम टैक्स लगता है. या मैं ज्यादा प्रॉपर्टी है मेरे पास, इसलिए मेरे को वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगने की बात आती है. जीएसटी लगता है क्योंकि मैं अमीर हूं, और यहां अमीरी का क्राइटेरिया है कि मैं ज्यादा खर्च कर सकता हूं, मेरी परचेजिंग पावर ज्यादा है. तो अब अपन रेस्टोरेंट गए और वहां पर अपन ने 2000 रुपए का फूड ऑर्डर किया. 2000 रुपए का बढ़िया सा वहां पर अपन ने डिनर वगैरह लिया. अब ये 2000 रुपए कस्टमर को देने हैं, उस रेस्टोरेंट मालिक को. गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये कस्टमर बहुत पैसे वाला है, 2000 रुपए का गुड्स इसने खरीदे, तो इससे अपन जीएसटी. कस्टमर की जिम्मेदारी ये है कि वो इस 2000 रुपए में से 5% की रेट पे जीएसटी भरे. तो जो होटल का मालिक है वो क्या करेगा कि बिल बनाएगा, 2000 रुपए उसके खुद के लेगा, प्लस 5% जीएसटी अलग से ऐड करेगा, और वो ऐड करके आपसे 2100 रुपए ले लेगा. ठीक है, आपकी जेब से 100 रुपए चले गए होटल के मालिक को. ये 100 रुपए जो होटल के मालिक को चले गए, उसने इस 100 रुपए का क्या किया, खुद नहीं रखे उसने ये 100 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए. नाउ यहां पे टैक्स का बर्डन कस्टमर पे है. टैक्स किसकी जेब से जा रहा है? कस्टमर की. पर ये टैक्स भरने की जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की, उस होटल के मालिक की. सो द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन अ डिफरेंट पर्सन, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज ऑन द सेलर, बट द बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द कस्टमर. इनडायरेक्ट टैक्स इस तरह के होते हैं जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स किसी और पर होता है और लेवी ऑफ टैक्स किसी और पर होता है. जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी होता है, तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है जब अपन कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं. जैसे मैंने कोई जमीन खरीदी तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है. अब होता यह है कि बायर है और सेलर है. सेलर ने प्रॉपर्टी बेची 2 करोड़ पे. सेलर को स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता एक्चुअली, स्टैम्प ड्यूटी तो बायर को लगता है. तो बायर क्या करता है कि 2 करोड़ की उसने प्रॉपर्टी खरीदी, 2 करोड़ के साथ वो स्टैम्प ड्यूटी जोड़ देता है. मान लो 10% स्टैम्प ड्यूटी है, तो 2 करोड़ प्लस 10% 20 लाख. सेलर की जिम्मेदारी है कि वो बायर से 2 करोड़ 20 लाख रुपए ले और उसमें से 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भरे. दैट इज द स्टैम्प ड्यूटी कंसेप्ट. अल्टीमेटली इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स वेयर द बर्डन ऑफ टैक्स गोज टू द बायर. पैसा बायर की जेब से जा रहा है, ठीक है, पर टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी और उसको जमा करने की जिम्मेदारी सेलर पर आती है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. एंड इनफैक्ट व्हाट हैपेंस इज, लॉ इस लेवल तक चला जाता है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसमें लॉ इस लेवल पे चले जाता है कि अगर सेलर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, जैसे हमारे एग्जाम्पल ने ये है कि सेलर है रेस्टोरेंट का मालिक, उसने तो 2000 रुपए का बिल बना दिया और उसने 100 रुपए जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, तो लॉ ये कहता है कि हम तो मान लेंगे कि सेलर ने 100 रुपए कलेक्ट कर लिया और हम सेलर से वसूलेंगे. सेलर की जिम्मेदारी है वो टैक्स, ठीक है. अब वो बायर से कलेक्ट करे, उसको करना है, राइट है उसको, पर अगर वो नहीं भी करता है बायर से कलेक्ट, तो हम सेलर को नहीं छोड़ेंगे, उससे पैसा वसूल लेंगे. तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज प्योरली ऑन द सेलर. सेलर को भरना है टैक्स, ठीक है, जिम्मेदारी उसके ऊपर है, और अगर वो नहीं कलेक्ट करता है तो वो जाने. तो ये होता है द कंसेप्ट ऑफ indirect taxes, right? That is the philosophy of indirect taxes. The philosophy is basically, in the indirect taxes, the burden of tax goes to the
buyer, but the incidence of tax goes to the seller. अभी चलो ये तो एक डिफरेंस हुआ बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. एक और डिफरेंस होता है वो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ. और वो डिफरेंस ये होता है कि इन दी इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी, इन दी डायरेक्ट टैक्सेस, द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव and the indirect taxes are regressive. है ना, सुना है ना, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव. अभी ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या होता है अपन एक आध दिन में उसको डिस्कस करेंगे. पर हाँ, ये शब्द हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव एंड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव बाय देयर वेरी नेचर. अब ये बात हो गई, अपने को ये पता चल गया कि टैक्स होता है, क्यों होता है. टैक्स का लिखित कोडिफाइड सिस्टम कानून का है इंडिया में. फिर हमको ये पता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ब्रॉडली और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ब्रॉडली. ये सब अपने को पता है, ठीक है. वी हैव स्टडीड ऑल दिस, वी हैव हर्ड ऑफ ऑल दिस. नाउ विथ ऑल दिस सेड एंड डन, लेट अस मूव फॉरवर्ड. और भी बात अपने को करनी चाहिए, तो और अपन बात करते हैं लॉ की. हमने कहा कि टैक्स का लॉ होता है, रिटर्न कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ होता है. सो माय क्वेश्चन नाउ कम्स आउट इज how the law is made. How the law is made and on what subjects the law can be made. क्या किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाया जा सकता है, या कोई लिस्ट है कि इसी सब्जेक्ट पर कानून बनाया जा सकता है. तो ये दो क्वेश्चन. लॉ बनता कैसे, हाउ द लॉ इज मेड. Law is made through a process called as promulgation. Okay. And what is this process, promulgation? First, a bill is made in the parliament and that bill is passed by the parliament. ऐसा कुछ होता है. और कोई anybody having anything else? How the law is made. अभी क्या होता है, देखो स्कूल में अपना एक सब्जेक्ट होता था, फेवरेट सब्जेक्ट सबका, 5th और 6th क्लास का, सिविक्स. बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट होता था. कब खत्म हो क्लास, बस ये इच्छा होती थी मन में. आई डोंट नो, मतलब मेरे साथ तो ये होता था, सिविक्स की क्लास कब खत्म हो. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारी अपने अलग ही लेवल पे चलते थे सब्जेक्ट. तो सिविक्स एक सब्जेक्ट था, वहाँ अपने को स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन होता था, अभी कितना पता है ये नहीं पता, पर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी. तो उसमें बताया कि कोई भी सब्जेक्ट पे कानून कैसे बनाया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी में कई सारी चीज़ें हमारे सिस्टम की बताई है. पूरा जो हमारा देश का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जुडिशियल सेटअप है, हर तरह का जो सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, सारी बातें, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट का कैसे अपॉइंट होंगी, वो सब वहाँ पे दिया हुआ है. राज्यसभा, विधानसभा, वो जो भी है वो सब वहाँ पे दिया हुआ है. हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, सब कुछ दिया हुआ है. तो उसी तरह से हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कानून कैसे बनाया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, वो संविधान में लिखा है. अपन बात कर रहे हैं अभी सेंटर लेवल पे. इंडिया में आपको पता होगा कि वी हैव अ गवर्नमेंट एट 2 levels. द गवर्नेंस इज एट 2 levels, सेंटर एंड द स्टेट. हमारा फेडरल सिस्टम नहीं है वैसे. फेडरल सिस्टम आपने सुना हो कभी स्कूल में. फेडरल सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम होता है. यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही होता है, बस सेंटर ही होता है, स्टेट नहीं होता है. फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि दोनों होते हैं, ठीक है, पर मेजर पावर स्टेट को होते हैं. सेंटर, जैसे यूएस इज अ फेडरल रिपब्लिक, तो यूएस में क्या है कि सारा जो सिस्टम है वो सारी पावर्स जो है वो उनके स्टेट्स के पास है. टैक्स वैक्स वो सब जो लगाते हैं वो अधिकतर स्टेट लगाते हैं. सेंटर वाले तो प्रेसिडेंट साहब तो घूमते फिरते रहते हैं, ट्विटर ज़्यादा चलाते थे वो, ठीक है. तो उनका बैन कर दिया बाद में कि बहुत ज़्यादा चला रहे थे वो. तो उनके यहाँ सेंटर को कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शनैलिटी में ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है.
अब अपने यहाँ जो सिस्टम है वो अपने यहाँ पर फेडरल सिस्टम और मतलब सब मिक्स है। अपने यहाँ खिचड़ी बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं तो अपने यहाँ सब मिक्स है। अपने यहाँ कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है। उसका पूरा अपना डिवीजन करके संविधान में लिख दिया है। अब जैसे मान लो सेंट्रल लेवल पे कानून बनाने की जो एजेंसी है वो पार्लियामेंट है। एजेंसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे वो अपने एजेंट है। हम लोगों में से हमने अपने जैसे लोगों को चुना। वी आर द प्रिंसिपल्स एंड दे आर अवर एजेंट्स, दे रिप्रेजेंट अस। तो हमने उनको चुना और वो हमारे बिहाफ पर कानून बनाते हैं, हमारे लिए ही बनाते हैं, पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में कानून बनाते हैं। अब वो लोग पार्लियामेंट है और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है जिसके जरिए कानून बनता है। तो सेंटर में जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाती है। नाउ कानून बनाने की प्रक्रिया ये होती है कि बहुत सारे वहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स और अधिकारी लोग हैं वो होते हैं। वो लोग देखते रहते हैं कि किस सब्जेक्ट पर कानून की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को प्रपोज करते रहते हैं कि देखो ये वाला सब्जेक्ट है, इस पर कानून की आवश्यकता है। ऐसा वो करते रहते हैं। और गवर्नमेंट की लॉ मिनिस्ट्री है, वो उस पूरे उस पर कानून की फिर बनाने की प्रक्रिया में लग जाती है। तो वहाँ पे पार्लियामेंट की कुछ ऐसी कमिटीज होती हैं जो ये सब प्रोसेस करते हैं कि भाई कानून इसमें चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और वो डिस्कशंस के बाद फाइनली वो उस कानून का एक ड्राफ्ट बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज अ बिल। जैसे अभी कंपनीज एक्ट आया था आज से 6-7 साल पहले। उसके पहले पुराना कंपनीज एक्ट हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। बाद में कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो 2013 में ऐसी ही कुछ प्रक्रिया उन्होंने की होगी, ऐसी ही कुछ प्रोसेस की होगी। उन्होंने क्या किया होगा कि एक कंपनीज बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया होगा 2013 में, जिसका नाम उन्होंने दे दिया कंपनीज बिल 2013। और पार्लियामेंट में हमको पता है दो हाउसेस होते हैं, द अपर हाउस विच इज द राज्यसभा एंड द लोअर हाउस विच इज द लोकसभा। तो किसी भी हाउस में पहले ये बिल प्रेजेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई वहां पे सीक्वेंस है कि पहले लोकसभा में ही जाएगा या राज्यसभा में ही जाएगा। किसी भी हाउस में वो बिल पहले प्रस्तुत हो गया, वहां पे डिस्कशंस होते हैं। और लोकसभा के डिस्कशंस तो अपने को टीवी पे कई बार देखने को मिलते हैं। वहाँ पे कविताएं भी पढ़ी गई हैं, ठीक है, गले मिलना और भी बहुत सारी चीजें, टेबल ठोकना, ठीक है, ये सब होता है वहाँ पे। तो अभी ये लोकसभा में बिल को उन्होंने सब डिस्कस किया। सब ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे फॉर एंड अगेंस्ट द बिल कि अच्छा है। किसी ने कहा पुराना कंपनीज एक्ट ही अच्छा था, ये तो नए कंपनीज एक्ट में आप ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारी बातें। ये सब बातें होने के बाद पार्लियामेंट में विद मेजॉरिटी दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास किया। लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं 545 एंड वॉट, तो उन्होंने दोनों हाउसेस ने अपने अपने हाउस में उसको पास किया। पास करने के बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साइंस दिस बिल। वंस द प्रेसिडेंट साइंस दिस बिल बिकम्स एन एक्ट। तब हम कहते हैं कि अच्छा अब आ गया कंपनीज एक्ट 2013। यही प्रक्रिया है जिससे सभी लॉ बनते हैं। कोई भी कानून बनता है तो इसी प्रोसेस से बनता है। और एक बार कानून बन गया तो उसको चेंज करने की प्रोसेस भी ये होती है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट शब्द आपने सुना हो, तो लॉ को अमेंड करने की प्रोसेस भी यही होती है। बिल बनता है, दोनों हाउस उसके पार्लियामेंट के पास करते हैं, प्रेसिडेंट के पास वो जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करते हैं इट बिकम्स एन एक्ट। अभी जैसे आपने वो वर्ड यूज किया प्रमलगमेशन, तो इस प्रोसेस को कानूनी भाषा में हम कहते हैं कि लॉ प्रमलगमेट हुआ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रमलगमेशन ऑफ द लॉ। हाउ द लॉ इज प्रमलगमेटेड, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं तो लीगल भाषा में हम उसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं। ठीक है, ये लीगल भाषा है। अभी अपने को ज्यादा लीगल भाषा में नहीं घुसना है क्योंकि अपन कॉन्स्टिट्यूशन और वो सब नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार स्कूल का हो सकता है किसी को याद हो, ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट एक बार साइन करने से मना कर देते हैं।
तो फिर वापस से पार्लियामेंट में जाता है, दोनों हाउस पास करते हैं और प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब दूसरी बार प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, ऐसा सब होता है। वो अपना सिविक्स नहीं पढ़ रहे हैं अपन उतना, वो सब में नहीं जाना है अपने को। अपना बेसिक प्रोसेस ये है कि दिस इज द वे द लॉ इज मेड। अभी 2-3 साल पहले जीएसटी आया 2017 में, तो ऐसे ही तो आया होगा जीएसटी। जीएसटी बिल, जीएसटी में क्या 2-3 एक्ट आए थे इनफैक्ट। तो जीएसटी में आए थे अलग अलग, सेंट्रल जीएसटी बिल, स्टेट जीएसटी, ऐसे नाम। कभी आपने देखा हो कोई बिल में लिखा रहता है सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो अभी उनके बिल आए, बिल पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने उसको पास किया, है ना, अप्रूव किया विद मेजोरिटी। फिर वो प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया, एंड दैट जीएसटी बिल बिकेम द जीएसटी एक्ट। आज से 60 साल पहले ऐसे ही इनकम टैक्स का एक्ट आया था, इनकम टैक्स बिल 1961 में पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ। इनकम टैक्स बिल को दोनों हाउसेस ने पास किया, पास करने के बाद इट वेंट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया, एंड इट बिकेम इनकम टैक्स एक्ट 1961. दिस इज द लॉ एट प्रेजेंट वी हैव ऑफ इनकम टैक्स। 60 साल पुराना हो गया, अभी सीनियर हो गया बहुत इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स का 60 साल पुराना जो सब्जेक्ट है वो इस तरीके से इंडिया में है। इट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। ये एक्ट अपने को पढ़ना है। अब दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमने कहा कि पार्लियामेंट की प्रोसेस के जरिए कानून बनता है, ये पार्लियामेंट की प्रोसेस है, उसके जरिए कानून बनता है। तो पार्लियामेंट को तो मजा आ गया, उनके मन में जो आया उस पर कानून बनाना चालू कर दिया उन्होंने। इनकम पे टैक्स, चलो अब इनकम पे टैक्स लगेगा। कल से उनको लगा कि अच्छा खर्चे पे टैक्स, खर्चे पे टैक्स मतलब जीएसटी, खर्चे पे टैक्स लगेगा। जो ज्यादा खर्चा करता है वो ज्यादा अमीर है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा अमीर है। किसी ने कहा अच्छा हम लगाएंगे हंसने पे टैक्स, क्योंकि जो हंसता है ज्यादा वो ज्यादा खुश रहता है, अमीर है वो, तभी तो हंस रहा है। तो अमीरी का टैक्स हैप्पीनेस टैक्स, जो ज्यादा हंसेगा उस पर हैप्पीनेस टैक्स। कुछ भी क्राइटेरिया वो लेकर आ गए, उन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नए नए लाना चालू कर दिया और उन्होंने कह दिया इस पे टैक्स लगेगा। हर चीज में कुछ तो भी कानून बनाना चालू कर दिया। क्या पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स हैं? दे कैन डू एनीथिंग वॉट एवर दे लाइक, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगेन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का जवाब देता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है। राइट, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट, उसमें सब चीजें लिखी हुई है। उसमें यह बताया कि कानून कैसे बनेगा और यह भी बताया कि कौन से सब्जेक्ट पर बनेगा। आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड इट, पढ़ा क्या ऐसा कौन से सब्जेक्ट पर कानून बनता है फाउंडेशन में? कभी ऐसा पढ़ा क्या? एलएलपी एक्ट बनाया जा सकता था? एलएलपी एक्ट है, पर क्या एलएलपी एक्ट बनाया जा सकता था? क्या पार्टनरशिप एक्ट बनाया जा सकता था? ये मेरा क्वेश्चन है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट पर कानून बनाया जा सकता है। तो अब हम समझते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस को हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस को कहा जाता है आर्टिकल। जनरली जो एक्ट में होते हैं उसको अपन कहते हैं सेक्शंस। जैसे यू हैव स्टडीड द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लाइक दैट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉजेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 255 तक एक बहुत बड़ा चैप्टर है यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस चैप्टर में बताया है कि हमारी पार्लियामेंट कौन कौन से सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। सब्जेक्ट डिफाइन किए कि इन्हीं सब्जेक्ट पर कानून बनाया जा सकता है, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक। ये जो सब्जेक्ट है, मतलब इनको अगर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 245 से 255, तो यहां पर ऐसा दिया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन में करीबन 450-500 आर्टिकल्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे अनेक्जर्स लगे हैं।
जैसे अपन भी कई फॉर्म भरते हैं तो पीछे अनेक्जर लगाते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में पीछे अनेक्जर्स हैं, उनको हम लोग कहते हैं शेड्यूल ना। लॉ में कभी भी एक्ट के पीछे भी जो अनेक्जर्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है शेड्यूल। दैट इज द स्टैंडर्ड वर्ड। आई डोंट नो आपने कभी एलएलपी एक्ट में पढ़ा हो, शेड्यूल 1 में ड्राफ्ट एग्रीमेंट होता है ऐसा, तो देयर इज अ शेड्यूल। तो शेड्यूल्स होते हैं, और शेड्यूल 7, शेड्यूल नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं। शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 245, 246 ये कहते हैं कि उन सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है जो 7th शेड्यूल में दिए गए हैं। तो एक्चुअली आर्टिकल 245, 246 में सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखे, उन्होंने तो जस्ट रेफरेंस दे दिया। उन्होंने कह दिया कि वो वाले सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है जो 7th शेड्यूल में दिए। अब 7th शेड्यूल में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 7th शेड्यूल में दी गई हैं 3 लिस्ट, अलग अलग लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 which is called as the central list, list 2 which is called as the state list, and list 3 which is called as the concurrent list. लिस्ट 1, ठीक, अभी जो मैं बता रहा हूं ऐसे इसको कुछ भी नोट डाउन करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप चाहो अपने लिए तो नोट कर सकते हो, मना भी नहीं है, पर कंटेंटफुल अभी नहीं चालू किया। मैंने कल ही कहा था कि मैं 3-4 दिन बाद एक्चुअली इनकम टैक्स के रियल डिस्कशन पे आऊंगा, तो अभी एज सच कुछ कंटेंटफुल नहीं है, नोट करने लायक। आईसीआई की मर्जी, वो चाहे तो ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको अपन रोक नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने मॉड्यूल में दिया ही है। तो if you want you can note it, if you don't want you can ignore it, it's totally irrelevant right now. ये 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कानून बना सकती है, स्टेट पार्लियामेंट्स कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिस पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड इट समटाइम्स, पढ़ा ऐसा कभी? चलो बहुत अच्छी बात है। अभी पढ़ा क्या किसी और सब्जेक्ट में? अभी नहीं, पहले पढ़ा हुआ है आपका, 7th और 6th क्लास में पढ़ा था, उसमें से किसी सिविक्स में पढ़ा था। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको याद है, मेरे को नहीं पता किसी को ध्यान था कि नहीं। चलो देखो, अपनी बैच का जो टाइम था इट स्टार्टेड फ्रॉम 1:15 एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट इट विल गो अप टू 2:15। सो इफ यू आर वरीड कि ये भूल गया, ठीक है, नहीं भूला हूं बेटा मैं, मेरे को याद है कि अपने को क्लास 2:15 तक है, ठीक है। आपको ये बताया नहीं गया होगा शायद कि क्लास 2:15 तक है, तो कोई बात नहीं, अपन चाहो तो अपन यहीं रुक जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, देयर इज नो पैनिक, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम कल पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज सिलेबस नहीं खत्म करने वाला हूं मैं, कोई चिंता की बात नहीं। 2 मिनट में लेके इसको डिस्कस कर लेता हूं एंड देन आई विल क्लोज। नाउ देयर आर 3 लिस्ट। लिस्ट 1 विच इज कॉल्ड एज द सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में बेसिकली वो सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाई जा सकती है। लिस्ट 1 में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे अपन लिस्ट 1 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो नेशनल लेवल का कोर्स है। तो अपने सीए कोर्स में जो भी अपने को पढ़ाया जाएगा वो सब उसी में आएंगे, लिस्ट 1 रिलेटेड एंट्रीज हैं। जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, एलएलपी एक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, आगे कंपनीज एक्ट पढ़ोगे और भी कई लॉ पढ़ोगे, तो दे आर बेसिकली द सब्जेक्ट्स व्हिच विल बी कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ओनली, बिकॉज वी आर स्टडीइंग अ सब्जेक्ट व्हिच हैज सेंट्रल रेलेवेंस, व्हिच हैज ऑल इंडिया रेलेवेंस। तो अभी लिस्ट 1 जो आती है उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, बेसिकली दे आर दी पॉइंट्स जिस पर लॉ बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंट्री। इन पॉइंट्स को नाम एंट्री दिया जाता है, उनने जो भी नाम दिया उनकी इच्छा,
ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर है। जैसे अपन ने कहा ना शेड्यूल, आर्टिकल, तो उनका नॉमेनक्लेचर है, उनको जो अच्छा लगता है। आर्टिकल 245 उन्होंने नाम दे दिया, आर्टिकल्स नाम दे दिया, फिर पीछे जो अनेक्जर है उनको नाम देते हैं वो शेड्यूल। शेड्यूल के बाद उस शेड्यूल में दिया हुआ है उसको नाम देते हैं लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, और लिस्ट में जो पॉइंट्स दिए हैं उसको वो नाम देते हैं एंट्री। दे हैव देयर ओन नॉमेनक्लेचर एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्री। तो इसके अंदर कई एंट्रीज है, इसमें से एक एंट्री है जो कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ टू रेगुलेट कंपनीज। सो वी हैव द कंपनीज एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ टू रेगुलेट कंपनीज, and because they have the power to make the law to regulate companies, हमारी पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया। इसी लिस्ट में लिखा हुआ है दे कैन मेक लॉ टू रेगुलेट पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड एलएलपी। इसी पावर के अंतर्गत उन्होंने कानून बनाया टू रेगुलेट पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड एलएलपीज, व्हिच इज द पार्टनरशिप एक्ट एंड द एलएलपी एक्ट। इसी लिस्ट में एंट्री नंबर 81 से लेकर एंट्री नंबर 96 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंट्रीज रिलेट करती हैं टैक्सेस से। हमारी पार्लियामेंट को पावर है इन एंट्रीज के अंतर्गत कि वो टैक्स से संबंधित कानून बना सकते हैं। अलग अलग एंट्री में अलग अलग लिखा हुआ है। जैसे किसी एंट्री में लिखा है दे कैन मेक टैक्स टू दे कैन मेक टैक्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो कस्टम्स ड्यूटी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स। किसी एंट्री में लिखा है दे कैन मेक टैक्स ऑन एक्साइज ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, एक्साइज लगता है मैन्युफैक्चर पे, तो दे हैव मेड एक्साइज ड्यूटी, जो बड़ी लिमिटेड चीजों पे लगता है आज की तारीख में। वैसे तो एक्साइज खत्म हो गया क्योंकि जीएसटी आ गया। तो इसी तरह से उन्होंने कई सारी एंट्रीज दी हैं, और इनमें से अपने से जो संबंधित एंट्री है वो है एंट्री नंबर 82। इस एंट्री के अंतर्गत लिखा है दे कैन मेक टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट agricultural income. So this is the entry which is very important, where the parliament has been given the power to levy tax on income except agricultural income. आपको पता होगा शायद एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है ना, तो वो शायद ऐसी कुछ बात है, आगे और मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, पर फिलहाल की बात यहीं पर खत्म होती है। तो अभी आज यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। लेट अस क्लोज इट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।